नमस्कार मित्रों, यूनिवर्सल ऑनलाइन स्टडी के यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। हम लोग मध्यकालीन भारतीय इतिहास की श्रृंखला पढ़ रहे थे, जिसमें हम लोग ऐबक तक पढ़ चुके हैं। आज का हमारा टॉपिक है इल्तुतमिश, भारत का दिल्ली सल्तनत का पहला मान्यता प्राप्त सुल्तान इल्तुतमिश। इनके बारे में जो है हम आज बात करेंगे। जो लोग इस चैनल पे नए हों और जिन्होंने हमारे पुराने वीडियोस अभी तक ना देखे हों, तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको इसका लिंक उपलब्ध करा दिया गया है, आप वहां से बाकी के वीडियोस देख सकते हैं। तो चलिए हम आज की श्रृंखला में स्टार्ट करते हैं इल्तुतमिश के बारे में। मैंने लास्ट वीडियो में आपको बताया था 1210 ईस्वी में कुतुबुद्दीन ऐबक की पोलो खेलते समय घोड़े से गिरकर मृत्यु हो गई और इनकी मृत्यु के बाद इनका पुत्र आराम शाह गद्दी पर बैठ गया, जिसको 1210 ईस्वी में जूद के युद्ध में हराकर इल्तुतमिश ने स्वयं को सुल्तान घोषित किया। तो हम बात करते हैं थोड़ा सा इल्तुतमिश के बारे में, इनके प्रारंभिक जीवन के बारे में। ठीक है, इल्तुतमिश के पिता का नाम था ईलम खां। इल्तुतमिश के पिता का नाम था ईलम खां। इल्तुतमिश अपने सभी भाइयों और बहनों में सबसे खूबसूरत था, इसीलिए इल्तुतमिश के जो भाई बहन थे वो इल्तुतमिश से बड़ी ईर्ष्या करते थे। और एक दिन मौका पाकर जब ईलम खां बाहर गए थे तो इल्तुतमिश के भाइयों ने इन्हें मुहम्मद चुस्तकवा नामक एक व्यापारी को बेच दिया। ठीक है, मुहम्मद चुस्तकवा नामक एक व्यापारी को बेच दिया और मुहम्मद चुस्तकवा इल्तुतमिश को अच्छे दामों में बेचने के लिए बुखारा के बाज़ार में लेकर जाता है। ये गजनी का एक क्षेत्र था। इस समय यहाँ का जो शासक था वो था मुहम्मद गौरी। ठीक है, बुखारा के बाज़ार में जब इल्तुतमिश पहुंचा तो इसकी कीमत इतनी ज़्यादा थी कि मोहम्मद गौरी इल्तुतमिश को ख़रीदना चाहता था, लेकिन इसकी कीमत इतनी ज़्यादा थी कि गौरी राजा होते हुए भी इसको ख़रीद नहीं पाया। तो इसने क्या किया कि बुखारा के बाज़ार में इल्तुतमिश की बिक्री पर रोक लगा दी। ठीक है, इसी बाज़ार में कुतुबुद्दीन ऐबक भी आया हुआ था और ये इल्तुतमिश को ख़रीदना चाहता था। तो इसने मोहम्मद चुस्तकवा से कहा कि मैं इनको यहाँ के बाज़ार में तो नहीं खरीद सकता। क्यों? क्योंकि ऐबक जो है वो गौरी का ग़ुलाम था। तो इन्होंने कहा कि अगर आप इनको दिल्ली के बाज़ार में ले आएँ तो यहाँ पर मैं इनकी ख़रीद कर सकता हूँ। और फिर बाद में अंततः वही हुआ, इल्तुतमिश को दिल्ली के बाज़ार लाया जाता है, जहाँ पर ऐबक ने इल्तुतमिश को ख़रीद लिया। अब देखिए, गौरी का ग़ुलाम था ऐबक और ऐबक का ग़ुलाम हो गया इल्तुतमिश, इसीलिए इल्तुतमिश को ग़ुलामों का ग़ुलाम कहा जाता है। इसीलिए इल्तुतमिश को ग़ुलामों का ग़ुलाम कहा जाता है। ये क्वेश्चन बहुत बार पेपर में पूछा गया है। ग़ुलामों का ग़ुलाम किस शासक को कहा जाता है? इल्तुतमिश को। अब इल्तुतमिश जो है 1210 ईस्वी में गद्दी पर बैठ गया है। यहाँ तक हमारी आपकी बात हो गई थी। इसके आगे ध्यान देंगे, इल्तुत के पहले ऐबक आराम शाह और आराम शाह के पहले ऐबक, दोनों लोगों ने अपनी राजधानी कहाँ बनाई हुई थी? इन दोनों लोगों ने अपनी राजधानी लाहौर को बनाया था। ये लोग लाहौर से शासन कर रहे थे। ठीक है, लाहौर राजधानी हुआ करती थी। लेकिन जब इल्तुतमिश आए तो इन्होंने पहली बार दिल्ली को अपनी राजधानी बनाया। तो इनका एक पहला कार्य का क्या था? इन्होंने क्या किया? दिल्ली को अपनी राजधानी बनाया। और दिल्ली को राजधानी बनाने वाला इल्तुतमिश पहला सुल्तान था। दिल्ली को राजधानी बनाने वाला इल्तुतमिश पहला सुल्तान था, इसीलिए इनको
भारत में गुलाम वंश का वास्तविक संस्थापक भी माना जाता है। ठीक है, इल्तुतमिश को गुलाम वंश का वास्तविक संस्थापक भी माना जाता है। ये बात आपको ध्यान रखनी है कि इल्तुतमिश ने राजधानी अपनी लाहौर से दिल्ली स्थानांतरित की, दिल्ली को राजधानी बनाने वाला पहला सुल्तान, और इनको जो है गुलाम वंश का वास्तविक संस्थापक भी माना जाता है। जब इल्तुतमिश गद्दी पर बैठे तो इस टाइम पर भी इनके साथ कुछ आंतरिक और बाह्य समस्याएं थी। अगर हम बात करें आंतरिक समस्या की तो इस टाइम ये क्षेत्र था गजनी, और गजनी का जो शासक था वो था यल्दौज। ये एरिया मुल्तान और सिंध, ये है आपका मुल्तान और सिंध, और यहाँ का जो शासक था वो था नासिरुद्दीन कुबाचा। तो ये दिल्ली में कौन? इल्तुतमिश। गजनी का जो शासक था यल्दौज, ये खुद को जो है ऐबक का उत्तराधिकारी भी मानता था, इसीलिए इसने यल्दौज ने इल्तुतमिश को जो है एक नियुक्ति पत्र भेजा। ठीक है, इसीलिए इसने इल्तुतमिश को एक नियुक्ति पत्र भेजा कि आप हमारे अंडर में भारत का शासन चलाएंगे। ये बात इल्तुतमिश को बिल्कुल पसंद नहीं आई और इल्तुतमिश ने 1215 ईस्वी में तराइन के तृतीय युद्ध में किसको पराजित कर दिया? गजनी के शासक यल्दौज को। ठीक है, अभी तक आप तराइन के 2 युद्ध पढ़ते आए, 1191 मोहम्मद गोरी और पृथ्वीराज चौहान के बीच में, दूसरा आपने पढ़ा 1192 में मोहम्मद गोरी और पृथ्वीराज चौहान के बीच में। ये तराइन का तीसरा युद्ध है, 1215 ईस्वी में हुआ। किसके किसके बीच? यल्दौज और इल्तुतमिश के बीच। इस युद्ध में यल्दौज को इन्होंने पराजित कर दिया। आगे ध्यान देंगे, इल्तुतमिश खलीफाओं द्वारा प्रमाण पत्र प्राप्त भारत का पहला सुल्तान था। इनको 18 फरवरी 1229 को खलीफाओं द्वारा सुल्तान होने का प्रमाण पत्र प्रदान किया गया। ये ध्यान देंगे, 18 फरवरी 1229 को उनको पहली बार सुल्तान होने का प्रमाण पत्र प्राप्त किया गया। इनके शासनकाल में 1220-21 ईस्वी में मंगोल आक्रमणकारी चंगेज खां, जिनका मूल नाम कई बार पेपर में पूछा गया है, इनको तिमुचिन के नाम से जानते हैं, ये भारत पर आक्रमण करने के लिए आए। थोड़ा सा यहाँ पर ध्यान देंगे, ये क्यों आए थे? मैंने आपको पिछले वीडियो में बताया था कि जब ये एरिया था गजनी, ये था मुल्तान और सिंध। मुल्तान और सिंध पर जब नासिरुद्दीन कुबाचा की मृत्यु हो जाती है तो यहाँ पर ख्वारिज्म शाह जो है वो शासक हो बन जाते हैं, और ख्वारिज्म शाह का पुत्र था जलालुद्दीन मांगबरनी। जलालुद्दीन मांगबरनी ख्वारिज्म शाह का पुत्र था और इस टाइम ये गद्दी पर था। तो ये जो चंगेज खां भारत आया, ये जलालुद्दीन मांगबरनी का पीछा करते हुए भारत में के सीमांत प्रदेशों तक यहाँ तक आया। जलालुद्दीन मांगबरनी ने इल्तुतमिश से सहायता मांगी, लेकिन इल्तुतमिश ने इनको सहायता देने से इनकार कर दिया। इल्तुतमिश ने इनको सहायता देने से इनकार कर दिया और अपने नवोदित दिल्ली साम्राज्य को इन्होंने चंगेज खां के आक्रमण से बचा लिया। तो कई बार यहाँ से प्रश्न पूछा जाता है कि चंगेज खां का भारत पर या पहला मंगोल आक्रमण भारत पर किसके शासनकाल में हुआ था? तो भारत के सीमांत प्रदेशों में था। शासक थे इल्तुतमिश, 1220-21 ईस्वी में हुआ।
कौन था मंगोलों का नेता? चंगेज खान। इनका वास्तविक नाम क्या था? तिमुचिन था। और ये किसका पीछा करते हुए भारत आए थे? ख्वारिज़्म शाह के पुत्र जलालुद्दीन मांगबरनी का पीछा करते हुए जो है ये भारत आए थे। ठीक है, इतनी बात समझ में आ गई। आगे ध्यान देंगे। इल्तुतमिश जब गद्दी पर बैठे तो इनके टाइम पर मैंने आपको बताया था कि ऐबक ने कुतुब मीनार का निर्माण कार्य पूरा कराया था। ऐबक कुतुब मीनार को 4 मंजिला बनाना चाहता था, लेकिन पहली मंजिल के निर्माण के समय ही ऐबक की मृत्यु हो जाती है। तो इल्तुतमिश ने क्या किया? कुतुब मीनार का निर्माण कार्य पूरा करवाया। कुतुब मीनार का निर्माण कार्य पूरा करवाया और इसको 4 मंजिला बनाया, जिसकी ऊंचाई थी 225 फीट। ठीक है, इन्होंने 4 मंजिला कुतुब मीनार का निर्माण कार्य पूर्ण कराया। दूसरा, इन्होंने मुद्रा में सुधार करते हुए मुद्रा में सुधार किया। 2 तरह के सिक्के चलाए। एक था तांबे का जीतल और दूसरा था चांदी का टंका। ठीक है, और जो ये चांदी का टंका था इनका, ये 175 ग्रेन का था। ये भी याद रखेंगे, बहुत बार क्वेश्चन आता है यहाँ से। इस बार यूपी पीसीएस में भी एक क्वेश्चन पूछा गया था। ठीक है, एक क्वेश्चन था इनका, ये सेम नहीं था, एक क्वेश्चन पूछा गया था कोई सिक्का कि कितने ग्रेन का था। ठीक है, तो मुद्रा में सुधार करते हुए इन्होंने तांबे का जीतल और चांदी का टंका चलाया। और चांदी का टंका जो है इसकी माप कितनी थी? 175 ग्रेन। इल्तुतमिश ने इक्तादारी प्रथा को विस्तारित किया। अगर शुरुआत कहा जाए तो शुरुआत ठीक शब्द नहीं होगा, क्योंकि अगर हम बात करें इक्तादारी प्रथा की शुरुआत की, तो इक्तादारी प्रथा की शुरुआत अगर आप देखें तो अस्थायी रूप में गौरी द्वारा कर दी गई थी, लेकिन इसको विस्तारित करने का श्रेय दिया जाता है इल्तुतमिश को। इसीलिए हम मानते हैं कि इल्तुतमिश ने ही इक्तादारी प्रथा की शुरुआत की। ठीक है, इन्होंने इल्तुतमिश को भारत में मकबरा निर्माण शैली का जन्मदाता माना जाता है। इल्तुतमिश को भारत में मकबरा निर्माण शैली का जन्मदाता माना जाता है। इन्होंने अपने पुत्र नासिरुद्दीन महमूद, इल्तुतमिश का एक पुत्र था जिसका नाम था नासिरुद्दीन महमूद, और इन्होंने नासिरुद्दीन महमूद की याद में कहाँ पर? दिल्ली में एक स्थान है मलकापुर, और यहीं मलकापुर में इसके मकबरे का निर्माण करवाया। इसीलिए इल्तुतमिश को मकबरा निर्माण शैली का जन्मदाता माना जाता है, क्योंकि नासिरुद्दीन महमूद का जो मकबरा है ये भारत में बनने वाला पहला मकबरा था। ठीक है, नासिरुद्दीन महमूद का मकबरा भारत में बनने वाला पहला मकबरा था। इन्होंने खुद के मकबरे का भी निर्माण करवाया। ठीक है, आगे ध्यान देंगे। साम्राज्य में विद्रोहों को रोकने के लिए इन्होंने अपने 40 वफादार अमीरों का एक संगठन साम्राज्य में विद्रोहों को रोकने के लिए इन्होंने अपने 40 वफादार अमीरों का एक संगठन बनाया और इसका नाम दिया इन्होंने तुर्कान ए चहलगानी। तुर्कान ए चहलगानी, या इसी को कहा जाता था अमीरे चालीसा।
ये जो तुर्काने चहलगानी हैं, ये नाम दिया था जियाउद्दीन बर्नी ने। ठीक है, ये नाम किसने दिया था इसको? जियाउद्दीन बर्नी ने। ये भी याद रखेंगे आप, यहाँ से भी क्वेश्चन पूछा जाता है। इन्होंने अपने 40 वफादार अमीरों का एक संगठन बनाया जिसका नाम था तुर्काने चहलगानी। ये नाम किसने दिया? बर्नी ने। और इसको सामान्यतः अमीर चालीसा के नाम से भी जाना जाता था। इल्तुतमिश ने 1226 ईस्वी में रणथंबोर को जीत लिया। 1226 ईस्वी में इन्होंने रणथंबोर को जीत लिया। 1227 ईस्वी में इन्होंने मंडावर पर अधिकार कर लिया। और 1232 ईस्वी में इन्होंने ग्वालियर के राजा मंगल देव को पराजित किया। ग्वालियर के राजा मंगल देव को पराजित किया। एक चीज़ यहाँ पर ध्यान देंगे कि अपनी ग्वालियर विजय के बाद इल्तुतमिश ने ग्वालियर विजय के बाद इल्तुतमिश ने अपनी पुत्री रज़िया को अपना उत्तराधिकारी घोषित किया। ठीक है, इल्तुतमिश के हालांकि 4 पुत्र थे, पुत्रों का वर्णन इतिहास में मिलता है, लेकिन इन्होंने अपने पुत्रों पर विश्वास न करते हुए अपनी पुत्री को ज़्यादा योग्य समझा। और एक जो परंपरा थी कि राजा के बाद उनका पुत्र जो है गद्दी का हकदार होता है, इस परंपरा को तोड़ते हुए पहली बार इल्तुतमिश ने अपनी पुत्री रज़िया को अपना उत्तराधिकारी घोषित किया। ठीक है, ध्यान देंगे, इन्होंने अपने 40 वफादार अमीरों का एक संगठन बनाया जिसका नाम रखा तुर्काने चहलगानी या अमीरे चालीसा। 1226 में इन्होंने रणथंबोर, 1227 में मंडावर और 1232 में ग्वालियर के राजा मंगल देव को पराजित किया। और अपनी ग्वालियर विजय के बाद इन्होंने अपनी पुत्री रज़िया को अपना उत्तराधिकारी घोषित कर दिया। ठीक है, आप लोगों को हमारा ये वीडियो कैसे लग रहा है हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताएं। आगे ध्यान देंगे, इल्तुतमिश ने शिक्षा व्यवस्था में भी काफ़ी सुधार किया और इन्होंने दिल्ली में 2 विद्यालयों की स्थापना करवाई। दिल्ली में इन्होंने 2 विद्यालयों की स्थापना करवाई। एक का नाम था जामिया और दूसरे का नाम था नासिरिया। ठीक है, शिक्षा व्यवस्था में सुधार करते हुए इन्होंने दिल्ली में जामिया और नासिरिया नामक 2 मदरसों की स्थापना करवाई। ये मदरसे नुमा विद्यालय थे जहाँ पर अरबी और फारसी की मुख्य रूप से शिक्षा दी जाती थी। ठीक है, इन्होंने न्याय प्रशासन में भी काफ़ी मूलभूत सुधार किए। न्याय प्रशासन में भी इन्होंने काफ़ी मूलभूत सुधार किए और इन्होंने आगरा के महल के सामने शेर के संगमरमर की मूर्ति लगवाई। ठीक है, इन्होंने आगरा के महल के सामने शेर के संगमरमर की मूर्तियां लगवाई जो कि इनकी न्याय प्रशासन व्यवस्था को प्रदर्शित करते हैं। ठीक है, इल्तुतमिश ने स्थायी सेना का गठन किया। ठीक है, इन्होंने स्थायी सेना का गठन किया और इनकी जो शाही सेना थी वो कहलाती थी हस्म ए कल्ब।
इनकी शाही सेना हस्म एक कल्ब या कल्ब ए सुल्तानी कहलाती थी। इनकी शाही सेना हस्म कल्ब या कल्ब ए सुल्तानी कहलाती थी। ठीक है, तो इन्होंने न्याय व्यवस्था में भी सुधार किया, प्रशासन व्यवस्था में भी सुधार किया और इनको एक निर्माता के रूप में भी जाना जाता है। मैंने अभी आपको बताया कि इन्होंने अपने पुत्र नासिरुद्दीन महमूद की याद में दिल्ली के मलकापुर में एक मकबरे का निर्माण करवाया, जो कि भारत में बनने वाला पहला मकबरा था। इन्होंने राजस्थान में अतारिकिन के दरवाजे का निर्माण करवाया। इन्होंने राजस्थान में अतारिकिन के दरवाजे का निर्माण करवाया और इस दरवाजे से प्रभावित होकर मुग़ल बादशाह अकबर ने अपनी गुजरात विजय के बाद बुलंद दरवाजे का निर्माण करवाया था। तो आप कह सकते हैं कि अतारकिन का जो दरवाज़ा था ये बुलंद दरवाजे का अग्रगामी था। ठीक है, अग्रणी था। अतारकिन के दरवाजे से ही प्रेरित होकर इल्तुतमिश अकबर ने बुलंद दरवाजे का निर्माण करवाया था। ठीक है, तो ये इल्तुतमिश के महत्वपूर्ण कार्य थे। आगे और ध्यान देंगे। 1236 ईस्वी में इल्तुतमिश की मृत्यु हो जाती है। 1236 ईस्वी में इल्तुतमिश की मृत्यु हो जाती है। चूँकि इल्तुतमिश पहले से ही रज़िया को अपना उत्तराधिकारी घोषित कर चुके थे, तो अब यहाँ पर सिंहासन के दो दावेदार हो जाते हैं। ठीक है, यहाँ पर सिंहासन के दो दावेदार हो जाते हैं। एक तो हो जाती है रज़िया और दूसरा इनका पुत्र रुकनुद्दीन फिरोज। अब यहाँ पर सिंहासन के दो दावेदार रज़िया और रुकनुद्दीन फिरोज। ध्यान देंगे, रज़िया की माता का नाम था कुतुब बेगम और रुकनुद्दीन फिरोज की माता का नाम था शाह तुर्कान। ये इल्तुतमिश की पत्नियां थी। ठीक है, कुतुब बेगम और शाह तुर्कान। अब यहाँ पर ध्यान देंगे कि रुकनुद्दीन फिरोज जो है ये अपनी माता शाह तुर्कान की मदद से सिंहासन पर बैठ जाता है। रुकनुद्दीन फिरोज अपनी माता शाह तुर्कान की मदद से गद्दी पर बैठ जाता है और रज़िया जो है ये अपने अधिकार की भीख मांगने के लिए लाल रंग का कपड़ा पहनकर प्रदर्शन करती है। ये मैं आपको इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि उस टाइम दिल्ली सल्तनत में अगर किसी को भी कोई न्याय की भीख मांगनी होती थी तो वो लाल रंग का कपड़ा पहन के ही मांगता था। ठीक है, तो रज़िया का जो ये हथकंडा था ये काम नहीं आया। रुकनुद्दीन फिरोज चूँकि एक अयोग्य शासक था, शासन प्रशासन के इसमें गुण नहीं थे, इसीलिए रज़िया ने कुछ अमीर तुर्कों की मदद से रुकनुद्दीन फिरोज की हत्या कर दी और हत्या करने के बाद रज़िया जो है दिल्ली की गद्दी पर बैठी। रज़िया दिल्ली की गद्दी पर बैठने वाली पहली महिला शासिका थी। ठीक है, रज़िया दिल्ली की गद्दी पर बैठने वाली पहली महिला शासिका थी। ठीक है, तो ये जो है इल्तुतमिश का इतिहास है।
यहाँ तक क्लियर है? ठीक है। शेष